गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज का टॉपिक 11 इन्वेस्टमेंट का तरीका। आज मैं आपको 11 तरीके से जो आप इन्वेस्टमेंट कर कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं इक्विटी। इक्विटी एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आसान तरीका है जिससे आप किसी तरह का फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, आप उसमें बहुत अलग अलग तरीक़ा से कमा सकते हैं। 10% से लेकर 100-200% तक भी आप रिटर्न है और अलग अलग कंपनी के इन्वेस्टमेंट से जिस तरह से कंपनी परफॉर्म करेगी उस तरह से आपकी रिटर्न है। तो इक्विटी एक ऐसा तरीका है जिसमें आपकी अर्निंग का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कभी आप सुने भी होंगे कि किसी ने अपने 20 साल या 50 साल पहले कुछ छोटा सा ही पैसा किसी पार्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा और आज के दिन में वो करोड़ों हज़ारों करोड़ के रूप में बदल गया है और आपकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। तो इसीलिए इक्विटी में ज़रूर इन्वेस्ट करें, उस पर स्टडी करें और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। दूसरी होती है REIT, रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सब किसी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लमसम अमाउंट एक अच्छा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि रियल एस्टेट आसानी से नहीं होता है। दूसरी उसकी एक और डिमेरिट है रियल एस्टेट में कि लिक्विडिटी उसमें नहीं है, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है और एक बार लेने के बाद जल्दी बिकेगा भी नहीं। ऐसा आसान नहीं है कि 2 दिन 10 दिन 5 दिन के अंदर हो जाए। तो रियल एस्टेट का इसी डिमेरिट को कन्वर्ट रीट ने कर दिया है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इंडिया में, 3 मेजर है, उसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी का काम ही है कि जितने भी रियल एस्टेट है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है उसमें वो इन्वेस्ट करता है या तो खरीदता है और उससे जो रेवेन्यू आता है उसकी 90% इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आपको रिटर्न कर देता है। तीसरा जो है हमारा SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये म्यूचुअल फंड है और ये बहुत तरह का होता है। प्योरली 100% इक्विटी भी हो सकता है, 100% नॉन इक्विटी भी, बॉन्ड भी हो गया, गोल्ड, सॉवरिन बॉन्ड, ये सारे भी इसमें है। मिक्स भी है, हाइब्रिड है, स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरह का बहुत सारा उसमें तरह का इस म्यूचुअल फंड होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के हिसाब से और अपनी जानकारी के हिसाब से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपकी अर्निंग जो एनुअल है एवरेज 12 से 15% तक आप आराम से कमा सकते हैं। रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी इसमें कम रहता है। चौथे तरह का जो हमारा है वो FD, और FD बहुत फेमस है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत आसान है। अभी आप मिनटों में उसको कैश कर सकते हैं, ऑनलाइन गए, क्लिक किए, लिक्विडेट किए, आपके अकाउंट में आ जाएगा विथ इंटरेस्ट। तो FD का रेट ऑफ रिटर्न आपका 3-4% से लेकर 7-8% तक जाता है, 7-8 नहीं जाता है, 6 मैक्सिमम 7 जाता है यही। तो जो FD का है उसमें सबसे बड़ा है कि आपको रिस्क कुछ नहीं है लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा नहीं है, वो आपका इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा हार्डली। दूसरी चीज़, उसमें जो आप अर्निंग करते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में वो टैक्सेबल भी रहेगा। उसी में दूसरे तरह का एक FD है जो 5 साल तक लॉकिंग होगा, उसमें आपका टैक्स फ्री रहेगा, यानी कि आपको टैक्स के रिबेट मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं RD, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट जस्ट फिक्स डिपॉजिट का ही फॉर्म है लेकिन इसमें अंतर रहता है कि आपको हर महीना कुछ अमाउंट अपने आप आपके अकाउंट से कट जाएगा और वो डिपॉजिट होते जाएगा। उसका रेट ऑफ रिटर्न लमसम FD के बराबर ही रहता है। जो आदमी छोटा अमाउंट से अपना एक कर्पस डेवलप करना चाहता है उसके लिए RD बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये कोई भी इंडिविजुअल अपना अकाउंट खोल सकता है और उसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न 7 से 8% तक गवर्नमेंट हर साल डिसाइड करता है, उसके बेसिस पर आपको मिलता है। उसका सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है, टैक्स में रिबेट है, यानी कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आपको रिबेट मिलेगा, उसके इंटरेस्ट पर भी मिलेगा और जब आप उसको निकालेंगे तब भी वो टैक्स फ्री रहेगा। तो ये सबसे अच्छी है जो टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए। फिर आता है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड।
ये उसी को मिलता है जो किसी भी कंपनी में नौकरी करता है, और जो भी अमाउंट वो इन उसमें डिडक्ट करता है, सेम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी उस बंदे को दे देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ईपीएफ। ईपीएफ का रेट ऑफ रिटर्न 8%, यानी कि पीपीएफ से थोड़ा 1% ज़्यादा रहता है। ये अच्छा है, आपको इसमें भी टैक्स रिबेट मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं एनपीएस। ये भी बहुत अच्छा है, जो यंग वंस है, अगर कोई नौकरी नहीं भी कर रहा है या जो बिजनेस कर रहा है, एनीवन, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एक इंडिविजुअल एक एनपीएस अकाउंट खोल सकता है और उसको एक प्रैन नंबर मिल जाएगा, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और इसमें रेट ऑफ रिटर्न, अगर वो मिक्स पोर्टफोलियो में इक्विटी पार्ट ज़्यादा रखता है तो रेट ऑफ रिटर्न उसको 10 से 15% के बीच में वेरी करता है, मिल सकता है, यानी कि ईपीएफ पीपीएफ से ज़्यादा मिलता है। और इसमें टैक्स 50,000 तक के भी रिबेट है, और भी कुछ बेनिफिट है इसमें। तो ये लोग बहुत जो प्लानिंग करके चलते हैं टैक्स रिबेट के साथ। लेकिन इसका अगर डिमेरिट बोले या मेरिट बोले, दोनों कह सकते हैं, इसका 60 ईयर तक लॉकिंग रहेगा, यानी कि आप चाहकर निकाल नहीं सकते। ईपीएफ में क्या है कि आप निकाल सकते हैं जब आपकी नौकरी छूट जाएगी, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट। पीपीएफ 15 साल तक की ही लॉकिंग रहता है, उसके पहले भी निकालने का चांस है, लेकिन 15 साल बाद आप पूरे विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर रियल में आपको रिटायरमेंट प्लान करना है तो इसकी जो फीचर है लॉकिंग वाला ना, यही आपको रिटायरमेंट में फ़ायदा देगा। तो ये आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगा, साथ में लॉकिंग भी कर रहा है। और जिस आदमी को रियल केवल एंड केवल इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के लिए करना है तो ये बेस्ट है, इसको यूज करना चाहिए किसी को भी। आप इसमें 500 से लेकर 5,000 जितना चाहे मंथली या साल में जब भी हो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरे के पूरे फ्लेक्सिबिलिटी है। इक्विटी में आप 75% तक मैक्सिमम इसमें दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, और आप किस रिस्क रेशियो में आते हैं उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साल में आप इसमें बदलने का भी ऑप्शन है अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं प्लान में तो। उसके बाद आता है बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी जब आप डायरेक्ट बैंक से लोन ना लेकर वो पब्लिक के पास आती है और पब्लिक से लोन लेना चाहती है। क्यों लेना चाहती है? क्योंकि उसे सस्ता मिल जाएगा, तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न 8 से 11% तक मिलता है। जबकि सेम वो किसी बैंक में लेना जाएगा लोन तो उसे 15% तक लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जबकि वो पब्लिक में आएगा तो उसे 8 से 11-12% के बीच में मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेटिंग। तो उसके हिसाब से वो सस्ता में लोन ले लेता है पब्लिक से, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी फिक्स करता है वो उसके अकाउंट में मिलते जाएगा। ये भी नियर अबाउट रिस्क कम रहता है इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है रियल एस्टेट। मैंने पहले बताया था आपको रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और डैट मीन्स इसमें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। लेकिन ये रियल एस्टेट रियल में फिजिकल फॉर्म में जो आप एसेट लेते हैं, प्लॉट ले, एक प्लॉट ले, या आप कुछ बिल्डिंग ले ले, कमर्शियल ले ले, घर ले ले, फ्लैट ले ले, ये सारा इसके अंडर आता है। इसमें इन्वेस्टमेंट लमसम बहुत ज़्यादा रहता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये भी एक अच्छा एसेट है, इसमें एप्रिसिएशन वैल्यू का बहुत अच्छा मिलता है। और जब अगर आप प्लॉट लेते हैं जो डेवलपिंग एरिया है, जहाँ पर डेवलपमेंट का दिख रहा है, विजिबल है, तो वहाँ पर आपकी बहुत स्पीडली वो डेवलप करके, यानी कि आपका अमाउंट मल्टीप्लाई करके दे देगा। लास्टली मैं बोलूँगा ये बहुत रिस्की है, और जब तक जानकारी नहीं हो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जितना भी है उसकी 0.5 या 1% से नीचे ही इसमें इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं अपना बेसिस स्टडी और नॉलेज के बाद। वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी न्यू प्रचलन है, बहुत रिस्की है, और इसका बहुत सारा नॉलेज मार्केट में अभी नहीं है। कोई भी इसको मतलब बता नहीं सकता है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ना ही ये कोई कंपनी है, ना इसका कोई फिजिकल फॉर्म है, ना एसेट है कुछ भी, बस एक वर्चुअल फॉर्म में है। अगर आपको इसमें करना है तो बहुत कम इन्वेस्ट करिएगा, ये रिस्की है। धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपको 11 इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया। एज ए समरी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला जो मैंने बताया इक्विटी, दूसरा जो मैंने बताया रीट, तीसरा मैंने बताया एसआईपी, चौथा बताया एफडी, पांचवा बताया आरडी, छठा बताया पीपीएफ, सातवां बताया ईपीएफ, आठवां बताया मैंने एनपीएस, फिर उसके बाद 9 में बताया बॉन्ड, 10 में बताया रियल एस्टेट, और 11 में मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी। बस यही है, इसके अलावा भी बहुत सारा है, लेकिन मेजर यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आप स्टडी करिए, नॉलेज लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, तब जाके इन्वेस्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।